दर्द तू, दशहत तू, जुदाई तू, बिछड़न तू, अंत का आभास तू, ये नवजीवन का प्रभास तू, ख्याल से तेरे खड़े होते रोंगटे, लुका छुपी करते तुझसे बीतता है जीवन, जो आ जाए सामने तो हथियार डालते बहात तो, जितना सत्य जन्म उतना सत्य मृत्यु, करो इसे स्वीकार, सहर्ष करो आलिंगन, दुख दर्द से निजात, द्वार के उस पार, रोशन फिर एक नया संसार, मिलन अपनों से नए रूप में, सुख दुख पाओ फिर अपरंपार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सारिका सिंघानिया। सबसे पहले तो अपना परिचय देती हूँ। मैं मेडिसिन की डॉक्टर, एक पेंटर, एक गार्डनर और एक राइटर हूँ। मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानियां गढ़ती हूँ, पर आज जो मैं आपको सुना रही हूँ वो मेरी गढ़ी हुई कहानी नहीं है, मेरी आप बीती है। 2024 की शुरुआत हमने बम्पर तरीके से की। मालदीव्स में 7 दिन की छुट्टियां बिताकर जब मैं घर लौटी तो दुनिया बड़ी खुशनुमा लग रही थी। चारों ओर खुशियों की बहार थी। भतीजी की शादी करके लौट रही थी। घर में दो और शादियां थी जिसकी मैंने जोरदार तैयारियां की थी। मेरे खूब सारे प्लान्स थे उन शादियों को लेकर। साल के 15 दिन ही बीते थे कि अचानक एक काली रात में सब कुछ बदल दिया। अगले दिन सुबह मैंने अपने आप को एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में पाया। मुझे सेप्टिसीमिया और अक्यूट रीनल फेलियर हो गया था। सेप्टिसीमिया यानी ब्लड का सीवियर इन्फेक्शन और अक्यूट रीनल फेलियर यानी मेरी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी हालत बहुत क्रिटिकल थी। मेरे ब्लड के सारे पैरामीटर्स गड़बड़ चल रहे थे, वाइटल्स स्टेबल नहीं थे। लेकिन ये जरूर था कि मेरी हालत इतनी क्रिटिकल होने के बावजूद भी मैं उतनी पेन या अगनी में नहीं थी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है और मेरी बड़ी बेटियां एमबीबीएस कर रही है। हॉस्पिटल में काफी जान पहचान वाले डॉक्टर्स थे, तो इतनी लिबर्टी उन्होंने दे रखी थी कि मेरे पास समय व्यतीत करने के लिए मेरे पति या मेरी बेटी आ सकते थे। आईसीयू में यूं भी समय काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाहर मिलने जुलने वालों का तांता था, पर वो मुझसे मिलने आईसीयू में नहीं आ सकते थे। हाँ, ये जरूर था कि वे मुझसे फोन पर बात कर लेते थे। और तभी फोन पर किसी परिचित ने मुझे कहा, तुम घबराओ नहीं, ईश्वर पे विश्वास रखो, वो तुम्हें राह दिखाएगी। और ईश्वर ने मुझे राह दिखाई। आईसीयू में समय काटने के लिए जो किताब मैंने पढ़ने का सोचा वो डॉक्टर ब्रायन वीस की मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स थी। और इस किताब के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। इस किताब को पहली बार मैंने अपनी छोटी बिटिया के हाथों में देखा था। मैं और मेरी बड़ी बिटिया दोनों एविड रीडर्स हैं, हम खूब किताबें पढ़ते हैं। छोटी बिटिया भी क्लास 12th में है और अब तक उसने कोर्स की किताबों के अलावा हार्डली किसी किताब के 2-4 पन्ने पढ़े हैं। ये पहली किताब थी जो उसने पूरी पढ़ डाली और उसे वो अपना अचीवमेंट लगा। तभी तो मुझे बताने आई कि मम्मी ये किताब मैंने पूरी पढ़ डाली। और मेरी दिलचस्पी जाग गई कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है, इस पूरी किताब पढ़ डाली। तो मैंने किताब के 2-4 पन्ने पलटे, मुझे समझ में आया कि ये किताब जो है ये पुनर्जन्म के बारे में है, पूर्व जन्म के बारे में है, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में है। क्योंकि मेरा पारासाइकोलॉजी में बहुत विश्वास नहीं है और उस वक्त मुझे उतनी रुचि भी नहीं थी, तो मैंने इस किताब को साइड रख दिया। हॉस्पिटल में समय व्यतीत करने के लिए अब जो मेरे दिमाग में किताब सबसे पहले आई वो यही किताब थी। डॉक्टर ब्रायन वीस यूएस में एक नामी साइकेट्रिस्ट है। मियामी के हॉस्पिटल सेंटर में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकेट्री रह चुके हैं। अपनी एक पेशेंट को फोबिया के लिए ट्रीट करते हुए उन्होंने हिप्नोथेरेपी दी और वो पेशेंट अपने आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस और पास्ट लाइफ को रिलेट करने लगी। और उसी आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस और पास्ट लाइफ की जो भी उसने बताया उसको डॉक्टर ब्रायन वीस ने एक किताब की शक्ल दी। और उस किताब को पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आया कि जन्म और मृत्यु जीवन के 2 छोर है और मृत्यु के पश्चात आप एक नव जीवन में प्रवेश करते हैं। मृत्यु उतनी जघन्य भी नहीं है, उतनी डरावनी भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मृत्यु से हमें डर इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के बारे में ज्ञात बहुत कम, अज्ञात बहुत ज्यादा है। हमें मृत्यु अंधेरी गुफा की तरह रहती है जहां हम अकेले रह जाएंगे। मृत्यु के पश्चात हम अपने अपनों से बिछड़ जाएंगे और उस विरह के कारण दुख, डर और दहशत बहुत ज्यादा लगती है। पर ये किताब पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आया
कि इस जन्म में हमारे जो अपने हैं वो पूर्व जन्म में भी कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड रहे, हमारे साथ रहे। और मृत्यु के पश्चात हम अकेले नहीं रहते हैं, बहुत सारी स्पिरिट्स रहती है जो हमारी हेल्प करती है। तो इसकी जानकारी के पश्चात मुझे ये भी लगा कि मृत्यु आपकी तभी होगी जब इस जन्म में आपके लिए और कोई लर्निंग और कोई सीख बाकी नहीं रह गई है। ये आप अपने दुख दर्द से इतने परेशान हो चुके हैं कि उससे निजात पाना चाहते हैं। अर्थात आपकी मृत्यु तभी होगी जब आप चाहें। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। आईसीयू में मुझे 10-12 दिन हो चुके थे, मेरे वाइटल स्टेबल हो गए थे और ब्लड में इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स मुझे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने का सोच रहे थे। उसके लिए जरूरी था कि मेरी जो सेंट्रल लाइन है उसे निकाला जाए, क्योंकि अब आईवी एंटीबायोटिक्स का कोर्स खत्म हो चुका था, उसकी जरूरत भी नहीं थी और वो फिर से एक इन्फेक्शन का नया सोर्स हो सकती थी। पर क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही थी, ब्लड में एक पोर्ट की जरूरत थी, तो एक कैथेटर डाला गया जो सबक्लेवियन वेन में था और सबक्लेवियन वेन हार्ट के बहुत क्लोज है। तो हुआ यूं कि उस दिन मैं बहुत पेन और अग्नि में थी। वो प्रोसीजर के पश्चात मैं बहुत बेचैन हो रही थी, बहुत तकलीफ में थी। शाम के कुछ 4 साढ़े 4 बज रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरे शरीर से दूर ले जा रहा है। मैं दूर से अपने शरीर को देख रही थी और मुझे तब अपनी आसन्न मृत्यु का आभास हुआ। मुझे लगा कि मेरी मृत्यु मेरे बहुत निकट है और मेरी रूह अंदर तक कांप गई। मैं मृत्यु के लिए तैयार थी, पर इतना भी नहीं। मैं जीना चाहती थी, अपने लिए जीना चाहती थी, अपनों के लिए जीना चाहती थी। तभी मुझे डॉक्टर ब्रायन रीस की किताब की वो लाइनें याद आई कि मृत्यु का वरण आप तभी करोगे जब आप चाहोगे। अगर आप मृत्यु से संघर्ष करोगे तो आप जीवन की राह पकड़ सकते हो। पर उसके लिए जरूरी था कि उस वक्त जब मैं संघर्ष कर रही हूँ, मेरे सामने कोई ऐसा खड़ा हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसे देखकर मैं मृत्यु जैसी अवश्यम भावी चीज से भी लड़ने का सोच सकूं, हिम्मत कर सकूं। मुझे अपने पति का ख्याल आया। मैंने उन्हें फोन किया क्योंकि मेरी हालत काफी स्टेबल हो चुकी थी, तो उन्होंने क्लिनिक जाना शुरू कर दिया था। हाँ, सुबह दोपहर रात वो मुझसे मिलने जरूर आते थे और आने के पहले जो मिलने जुलने वाले बाहर खड़े रहते थे आईसीयू के बाहर, उन्हें मेरी स्थिति के बारे में अवगत कराते थे। तो मैंने उस दिन उन्हें फोन करके बोला कि आज जब तुम आओगे मुझसे मिलने, कोई सोशल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करोगे। और हुआ भी ऐसा ही। शाम के 7 बजे थे और वो सीधे मेरे पास आए। आए हुए कुछ 5-10 मिनट ही बीते थे कि हमारे एक अभिन्न मित्र मुझसे मिलने के लिए चले आए। क्योंकि हमारी जान पहचान थी हॉस्पिटल में, तो हमारे रिक्वेस्ट करने पर वो कुछ लोगों को अलाउ कर देते थे कि मिलने मुझसे आ सकते हैं। तो मेरे पति उन्हें लेकर आईसीयू में आ गए। उन्होंने मेरे हाल चाल जाने और फिर मेरे मन बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। मुझे उनकी बातें क्या, उनका वहां खड़ा रहना भी बड़ा इरिटेबल लग रहा था। मैंने अपने पति को इशारों में समझाया, उन्हें बाहर छोड़ के आ गए और उनको अंदर आए 10-15 मिनट ही बीते थे कि अचानक मेरा रेस्पिरेटरी रेट तेजी से बढ़ने लगा। मेरा बीपी शूट हो गया, मेरा हार्ट रेट बढ़ने लगा और आईसीयू में अलर्ट बटन दब गया। सारा इमरजेंसी स्टाफ, आईसीयू इंचार्ज, इंटेंसिविस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट सब दौड़ते हुए आए। इमरजेंसी मेडिसिन दी जाने लगी। फिर भी मेरा रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा था। एनआईवी मास्क लगाया गया, पर उसके बावजूद भी मैं बड़ी बेचैन हो रही थी, सांसों के लिए तड़प रही थी, बड़ी दुख और तकलीफ में थी। और उस वक्त डॉक्टर जो है वो एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करने की तैयारियां करने लगे। समय बीतता जा रहा था, आधा घंटा, 1 घंटा, और मुझे यूं लग रहा था कि इस तरह से संघर्ष करते हुए कहीं मैं हार न जाऊं। मैं टकटकी बांधे अपने पति को देख रही थी। उन्हें यूं लग रहा था कि वो मुझे अंतिम बार देख रहे हैं और मुझे भी ये विचार आ रहा था कि कब तक मैं यूं लड़ूंगी। पर जब भी मैं ये सोचती थी, मुझे अपना निश्चय याद आता था कि मैं आसन्न मृत्यु के सामने भी हथियार नहीं डालू, मैं संघर्ष करूं।
और मैं संघर्ष कर रही थी। समय बीतता जा रहा था, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और फिर धीरे धीरे मेरा रेस्पिरेटरी रेट कम होने लगा। 60 से 50 से 40 से 30 और 20। मेरा बीपी नॉर्मलाइज हो गया, हार्ट रेट नॉर्मल आ गया, जो पैनिक बटन दबा हुआ था वो रिलीज हो गया। सारा आईसीयू स्टाफ अपने अपने स्टेशन पर लौट गया। अब मेरे वाइटल स्टेबल हो चुके थे, मेरी हालत बेहतर थी। हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हुई तो उसके पश्चात भी मेरे परिचित मिलने जुलने वाले मुझसे मिलने के लिए आते थे और मुझसे पूछते थे, क्योंकि वो जानते हैं मैं राइटर हूं, तो मुझसे पूछ ही लेते थे कि अब तो आपके लेखन में और गहराई आ गई होगी, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रॉमा से गुजरते हो तो आपकी लेखनी में जो तीव्रता है, तीक्ष्णता है, वो बढ़ जाती है। पर मेरे लिए अपने उस एक्सपीरियंस को लिखना, उस दुख दर्द से फिर से गुजरना होता था, और इसलिए मैंने काफी समय तक इसके बारे में कोई बात नहीं। आज ये एनकाउंटर विद डेथ मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप भी ये समझ सके कि मृत्यु अवश्यम भावी अवश्य है, लेकिन पर आप अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं। आसन्न मृत्यु से आप संघर्ष करेंगे तो आप जीवन की राह पकड़ सकते हैं। धन्यवाद।